हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एमए हिंदी एमएचडी 09 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करूंगी। यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, उसका आंसर समझाऊंगी कि आंसर को आपको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ अराउंड हम 2 या 3 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। एमएचडी 09 की ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगी जहाँ पे बाकी क्वेश्चंस को कवर करूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम्हें एमएचडी 09 का जो गेस्ट पेपर है, अगर तुम्हें इसका गेस्ट पेपर परचेज करना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। स्कॉलरली माइंड्स की टीम आपको रिप्लाई कर देगी। वहाँ से आप जो है अपना एमएचडी 09 का गेस्ट पेपर स्पेशली फॉर जून 2025 एग्जाम खरीद सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस के विद आंसर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो गाइस क्या है। कहानी और कथा के स्वरूप को आपको उदाहरण के साथ यहाँ पर स्पष्ट करना है कि कहानी और कथा में क्या अंतर होता है। तो हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही वह अपनी बातों को कहने, अनुभवों को बांटने और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी रूप में कथन करता आया है। इसी कथन की 2 प्रमुख विधाएं हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमें कुछ कहना होता है तो ये जो हमारा कथन है, इस कथन की हमारी 2 प्रमुख विधाएं हैं। एक है कहानी तो दूसरी है कथा। दोनों साहित्यिक विधाएं होते हुए भी एक दूसरे से कुछ विशेषताओं के आधार पर भिन्न हैं। इन दोनों के स्वरूप, उद्देश्य और संरचना में सूक्ष्म अंतर होते हैं जिन्हें उदाहरण सहित स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें कथा के स्वरूप की तो कथा एक विस्तृत और पारंपरिक कथा आत्मक विधा है जो घटनाओं, पात्रों, संवादों और कल्पना के सहारे एक नैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संदेश देती है। जो हमारी कथा है गाइस, वो हमें क्या देती है, कुछ ना कुछ संदेश देती है। उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो भी पात्र हैं, उन सभी के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि वो हमें संदेश देती है। कथा का मूल उद्देश्य होता है शिक्षा देना, मनोरंजन करना या किसी गूढ़ सत्य को उजागर करना। इसकी विशेषताओं की बात करें तो कथाएं सामान्यतः विस्तृत होती हैं जिनमें अनेक उपकथाएं और पात्र हो सकते हैं। अधिकांश कथाएं किसी न किसी प्रकार का संदेश देती हैं, जैसे कि धार्मिक आस्था, नैतिक मूल्य का समर्थन करना। तो हमने क्या समझा कि हर एक जो कथा होती है उसमें विस्तार और गहराई से चर्चा की गई होती है। वो हमें कोई ना कोई नैतिक या धार्मिक संदेश दे रही होती है। उसका लोक परंपरा से संबंध होता है। तो कथाएं लोक परंपरा, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई होती हैं और वास्तविकता से भी दूर होती हैं। कभी कभी कथा में हम देखते हैं कि जो कल्पना है उसकी क्या होती है गाइज, प्रधानता होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका उदाहरण देखेंगे जिसमें जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं। तो सिंह और सियार, जहाँ शिक्षा दी जाती है कि बुद्धिमानी से संकट को कैसे टाला जा सकता है। फिर हमारी रामायण और महाभारत की कथाएं हैं, जैसे नचिकेता की कथा जो यम और आत्मा के संवाद पर आधारित है, जो जीवन मरण का रहस्य उजागर करती है। वहीं जब हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी एक आधुनिक साहित्यिक विधा है जो जीवन की किसी घटना, स्थिति या अनुभव को केंद्र बनाकर लिखी जाती है। कहानी संक्षिप्त होती है और इसमें पात्रों के मनोभाव, सामाजिक यथार्थ और जीवन की सूक्ष्मताओं को गहराई से उभारा जाता है। विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो कहानी में हमें संक्षिप्तता देखने के लिए मिलती है। कहानी छोटी होती है लेकिन उसमें गहरी संवेदनाएं और विचार निहित होते हैं। आधुनिक कहानियां प्रायः यथार्थ के निकट होती हैं। वे समाज, व्यक्ति, संघर्ष और मनोविज्ञान को चित्रित करती हैं। ठीक है, तो यथार्थ परकता हमें क्या देखने के लिए मिलती है, कहानियों में हमें यथार्थ परकता देखने के लिए मिलती है। और जो कहानी होती है वो किसी एक विचार या घटना के ऊपर केंद्रित होती है। और अगर हम भाषा और शिल्प की बात करें तो भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी अधिक कलात्मक होती है। उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी जैसे पूस की रात, जो किसान की गरीबी और संघर्ष को यथार्थ रूप में दिखाती है। उसके अलावा अज्ञेय की कहानी शेखर, जो कि एक जीवनी है, तो वो एक आत्म साक्षात्कार है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आधुनिक जीवन की जो उलझने हैं उसको दर्शाती है। तो ये कुछ उदाहरण है कहानियों के। तो ओवरऑल इनका जो मुख्य अंतर है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। कथा जो होती है प्राचीन और कहानी आधुनिक युग में विकसित हुई है।
उद्देश्य की बात करें तो कथा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है और कहानी में यथार्थ का चित्रण। कथा लंबी होती है और कहानी संक्षिप्त और केंद्रित होती है। निष्कर्ष में हम बता देंगे कि कहानी और कथा दोनों ही साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। यद्यपि दोनों में कथानक, पात्र और संवाद होते हैं, फिर भी इनका स्वरूप, उद्देश्य और अभिव्यक्ति की शैली अलग अलग होती है। कथा जहाँ दार्शनिक और नैतिक शिक्षा के साथ गुण प्रतीकों के माध्यम में कार्य करती है, वहीं जो हमारी कहानी है वो क्या करेगी गाइस, जीवन के यथार्थ, जीवन की जो सच्चाई होती है ना, उसको पाठक के सामने एक कलात्मक तरीके से रखती है। ठीक है, तो साहित्यिक दृष्टि से दोनों का अपना अलग महत्व है और दोनों ही विधाएं समाज को दिशा देने में सहायक रही हैं। उसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं के योगदान पर आपको विचार करना है। तो हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक सशक्त और प्रभावशाली विधा है जिसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ होता है। हिंदी कहानी को अपनी पहचान दिलाने, लेखकों को मंच देने और पाठकों तक पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से पत्रिकाओं ने किया। पत्रिकाएं केवल रचनाओं के प्रकाशन का माध्यम नहीं रही, बल्कि उन्होंने हिंदी कहानी की दिशा, दृष्टि और संवेदना को भी गढ़ा है। फिर 19वीं शताब्दी के अंत की जब हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब हिंदी गद्य साहित्य का विकास हो रहा था, उस समय कई पत्रिकाओं ने साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित कर उन्हें जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया था। ठीक है, तो पत्रिका क्या करती है, जब हमारी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं की शुरुआत में जब हिंदी गद्य साहित्य का विकास हो रहा था, तो उस समय जो हमारी कई सारी पत्रिकाएं हैं उन्होंने साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित कर उन्हें जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। जिसमें तुम्हारी एक सरस्वती पत्रिका आती है, तो यह हिंदी की पहली प्रमुख साहित्यिक मासिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा की गई थी। मुंशी प्रेमचंद्र जैसे कथाकार की कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित होकर लोकप्रिय होती हैं। तो पत्रिकाओं का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र की कहानी सोजे वतन पहली बार इसी पत्रिका में छपी जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। सरस्वती ने इस कहानी को सामाजिक सरोकार और यथार्थ की ओर उन्मुख किया। दूसरी है चांद पत्रिका, तो संपादक प्रेमचंद्र जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे रचनाकारों से जुड़ी है। इस पत्रिका ने सामाजिक समस्याओं, स्त्री के मुद्दे और दलित प्रश्नों पर आधारित कहानियों को प्रमुखता दी। चांद का विद्रोही अंक जो है प्रसिद्ध रहा, जिसमें कई साहसी कहानियां और लेख प्रकाशित हुए। उसके अलावा प्रेमचंद्र की कहानियों ने पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी कहानी को सामाजिक यथार्थ की दिशा भी दी है। तो कहानी के विभिन्न युगों में हम पत्रिकाओं का यहाँ पे योगदान पढ़ रहे हैं। तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में जो कहानियां हैं वो पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने क्या करा, समाज में यथार्थ, समाज की जो सच्चाई है, समाज में जो कुरीतियां हैं, उन सबको दर्शाने की कोशिश करी है। सरस्वती, माधुरी और चांद जैसी जो पत्रिकाएं हैं वो प्रेमचंद्र और उनके समकालीन लेखकों की रचनाओं को जनता तक पहुंचाती रही हैं। जब हमारा प्रगतिवादी युग आता है तो वहाँ पे हंस, जनयुग, वसुधा, नई कहानी जैसी जो पत्रिकाएं हैं उन्होंने प्रगतिवादी लेखकों को एक मंच दिया। इस काल में हमारे मुक्तिबोध, यशपाल अज्ञे जैसे जो लेखक हैं उनकी कहानियां पत्रिकाओं में छपने लग जाती हैं और कहानी के माध्यम से सामाजिक अन्याय, श्रमिक वर्ग की स्थिति और स्त्री स्वतंत्रता जैसे जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाता है। फिर यहाँ पे तुम्हारा नई कहानी आंदोलन है, तो पत्रिकाओं जैसे कि कल्पना, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी जो नई कहानियां हैं इन्होंने इस आंदोलन को गति दी। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इन सब की जो कहानियां हैं इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। और समकालीन दौर की जब हम बात करते हैं आज के समय की, तो तद्भव, पाखी, हंस, समकालीन भारतीय साहित्य जैसी पत्रिकाएं आज भी हिंदी कहानी को समृद्ध कर रही हैं। नई पीढ़ी के लेखक जैसे कि निर्मला पुतुल, उषा प्रियमवदा, अखिलेश, असगर वजाहत आदि की कहानियां इन्हीं पत्रिकाओं में सामने आई हैं। पत्रिकाओं की भूमिका के कुछ मुद्दे, मुख्य जो बिंदु हैं उन्हें समझते हैं। तो देखो कि इन पत्रिकाओं ने जो नए नए जो लेखक आते हैं ना उनको एक मंच यहाँ पे प्रदान करती हैं पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं ने नई कहानीकारों को पहली बार प्रकाशित करने का अवसर दिया। साहित्यिक बहस और ये विमर्श का केंद्र बनता है। तो पत्रिकाएं कहानी के विषय, शैली और शिल्प पर विमर्श के लिए मंच बनी, समाज और साहित्य का सेतु बनती हैं। तो पत्रिकाओं ने कहानियों के माध्यम से
सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता को गति दी और प्रकाशन का माध्यम बनी। तो जब पुस्तक प्रकाशन महंगा और सीमित था तब पत्रिकाओं ने रचनाओं को सुलभ बनाया। हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा है। पत्रिकाएं न केवल कहानियों के प्रकाशन का माध्यम बनी बल्कि उन्होंने लेखकों और पाठकों के बीच एक सेतु का कार्य किया। उन्होंने हिंदी कहानी को समय के साथ विकसित होने, नए विषयों को उठाने और सामाजिक यथार्थ से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। हिंदी कहानी के इतिहास में हर युग की प्रमुख पत्रिकाओं का नाम जुड़ा हुआ है जो उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें नई कहानी की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो हिंदी साहित्य में जो नई कहानी है ये एक क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में नई कहानी एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में 1950 के दशक में उभरी। यह आंदोलन उस समय आया जब समाज तेजी से बदल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियां समाज में क्या कर रही थी, असंतोष को उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, तो हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हो चुकी थी लेकिन समाज में बहुत ही ज़्यादा हम क्या देखते हैं, विसंगतियां थी। तो ऐसे समय में साहित्य का रुख भी बदला। अब लेखक सिर्फ आदर्श या नैतिक शिक्षा देने के बजाय व्यक्ति के मनोविज्ञान, सामाजिक संघर्ष और आंतरिक सच्चाइयों को भी अभिव्यक्त करने लग जाते हैं। तो मतलब जो पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उसमें नैतिक शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, बट अब जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो ये हमारा आंदोलन है, इसके बाद से हम क्या देखते हैं कि कहानी में मनोविज्ञान हो गया, सामाजिक संघर्ष, आंतरिक सच्चाइयाँ, इन सबको अभिव्यक्त किया जाता है। इस परिवर्तन को ही नई कहानी आंदोलन कहा गया। नई कहानी का आरंभ 1950 के दशक में हुआ, लेकिन इसका औपचारिक प्रसार 1956 के बाद हुआ जब मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ने इसका नेतृत्व किया। यह प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के बाद आया, लेकिन उससे भिन्न था। प्रगतिशील साहित्य जहां वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति पर केंद्रित था, वहीं जो हमारी नई कहानी है वो व्यक्ति की जटिलता और उसकी आंतरिक दुनिया से को केंद्र में लाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नई कहानी का एक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। देन हम यहाँ पे इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे कि कब से इसका आरंभ होता है। अब हम यहाँ पे इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह व्यक्ति की जो आंतरिक दुनिया होती है, यानी कि उसका मनोविज्ञान, उसकी संवेदनाओं पे आधारित होता है। उसके अलावा इसमें हमें यथार्थ और सामाजिक जो सच्चाई है उसका भी चित्रण देखने के लिए मिलता है। तो नई कहानी में आदर्शवाद के स्थान पर कठोर यथार्थ का चित्रण है। जो यथार्थ होता है ना, जैसे कि जो सच्चाई है समाज की, जैसे मान लो कि बेरोजगारी हो गया, शहरी जीवन की ऊब, संबंधों का टूटना, ये सारे जो नए नए जो मुद्दे हैं वो नई कहानियों में उभारे गए। नई कहानी में पात्रों के मनोविज्ञान और उनके निर्णय और वो कैसे असमंजस और दुविधाओं में फंसते हैं उसका एक पूरा हमें गहन विश्लेषण भी देखने के लिए मिलता है। नई कहानीकारों ने भाषा को अधिक संवाद धर्मी और बोलचाल की शैली में भी प्रस्तुत किया। तो भाषा संवाद धर्मी कह सकते हैं हम कि जैसे संवाद किया जाता है ना, वैसी भाषा थी और बोलचाल की शैली का वो इस्तेमाल करते थे ताकि हर किसी को जो भाषा है वो समझ में आ सके। नई कहानी मुख्यतः शहरी मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, तनावों और कुंठाओं और आकांक्षाओं को भी चित्रित करती है। तो राजेंद्र यादव की कहानी संपत्ति में मध्यम वर्गीय मानसिकता का प्रभावशाली चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। और नई कहानी में पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, माँ बेटा आदि के जो जटिल संबंध होते हैं उनका भी यथार्थपूर्ण चित्रण हमें करने के लिए मतलब किया हुआ दिखता है। ठीक है, एक निर्भीक चित्रण हमें समाज के यथार्थ का इन कहानियों में देखने के लिए मिलता है। और नई कहानी में नारी पात्रों को केवल सहनशील या आदर्शवादी रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें सोचने, निर्णय लेने और विरोध करने वाली सजीव इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है नारियों को। ठीक है, कि नारी जो है पहले की तरह सहनशील नहीं दिखाई गई है, अब विरोध करने वाली जो नारी है वो हमें नई कहानी में दिखाई गई है। प्रमुख नई कहानीकारों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव वगैरह हैं। तो हम क्या देखते हैं कि नई कहानी ने हिंदी साहित्य में एक
नई संवेदना, शिल्प और दृष्टिकोण को जन्म दिया। इस आंदोलन ने व्यक्ति की गहराइयों को उजागर किया, जीवन की विसंगतियों और संबंधों की जटिलताओं को बिना लाग लपेट के सामने रखा। नई कहानी ने हिंदी कहानी को आधुनिकता, आत्मचिंतन और यथार्थ के स्तर पर समृद्ध किया, जो आज भी कहानी लेखन की आधारशिला है कि इसने हिंदी साहित्य को और भी ज़्यादा समृद्ध कर दिया है। सो गाइज, जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पार्ट 2 वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे की क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगी। ठीक है।